नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोरोना की रफ्तार सबसे तेज है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता फिर से बढ़ा दी है। अब सवाल ये उठने लगा है कि कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद नियमों में जो राहत दी गई थी, क्या उसे फिर से सख्त किया जा सकता है? क्योंकि यूपी की योगी सरकार की तरफ से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नियमों को एक बार फिर से कड़ा कर दिया गया है। वहीं हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। योगी सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद के अलावा एनसीआर के सभी शहरों में मास्क पहनना एक बार फिर से जरूरी कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत समेत एनसीआर के सभी जिलों और लखनऊ में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए ये सुरक्षात्मक कदम उठाए गए। वहीं हरियाणा में भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। देश में इस साल जनवरी के बाद साप्ताहिक मामलों में 35% का इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में एक हफ्ते में 145% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 517 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर 4.21% दर्ज की गई है। यानी कोरोना के बढ़ते मामले और कोरोना संक्रमण की दर में जो इजाफा इस वक्त हम देख रहे हैं, वो ये संकेत दे रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह दिल्ली और उसके आसपास के अन्य इलाकों में भी सख्ती को फिर से तो नहीं बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ सवाल पैदा होते हैं। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ी है क्योंकि नियमों में ढील देने के बाद इस प्रकार की चीज देखी जा रही है। रफ्तार फिर बढ़ी है, लेकिन इसके लिए हम तैयार कितने हैं, सवाल महत्वपूर्ण है। सख्ती करेगी सरकार, क्या सख्ती के बाद रफ्तार थमेगी, ये भी बड़ा सवाल है। जीने का ढंग अब कोरोना के संग, क्या ये भी अहम हो गया कि अब हमें कोरोना के साथ ही खुद को ढालने की आदत जो है डालनी पड़ेगी? क्योंकि ये सवाल पहले भी उठता रहा है कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले गए, फिर कोरोना कंट्रोल हुआ, फिर तीसरी लहर आ गई, उसके पहले दूसरी लहर में जो हमने आतंक देखा, पहली लहर में स्थिति बिगड़ी, उससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकार हैं उनका ये कहना है कि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है और हो सकता है कि हमें काफी समय तक मास्क को लगाना पड़े, एहतियात बरतनी पड़े। तो क्या इसके लिए हमको तैयार रहने की जरूरत है? इस पर भी सवाल करेंगे। ये भी सवाल महत्वपूर्ण रहेगा कि कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ी है, तो क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो कुछ कड़ी हिदायतें अब जारी की गई है, ऐसी परिस्थितियां बाकी राज्यों में, दिल्ली में भी देखने को मिल सकती हैं। क्या आपके मन में क्या सवाल चल रहा है? आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आपको कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जो एहतियात को पहले कम किया गया था, कोरोना नियमों में जो ढील दी गई थी या जो हिदायतें हटा ली गई थी, उन्हें फिर से दोबारा से लागू करने की जरूरत है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें से खास मेहमान डॉक्टर सतवीर चौधरी, पूर्व डीजीएल डिपार्टमेंट, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आपकी आवाज सर मुझ तक आ नहीं पा रही है, मैं चाहूंगा कि धन्यवाद जी सर, सुन पा रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, पहले सवाल यही रहेगा कि कोरोना की जो दर है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करें तो ये 5 को भी क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी जो जानकारी है 4% से ज्यादा रफ्तार जो दर है वो देखने को मिल रही है। और इस कड़ी में यूपी सरकार ने दिल्ली एनसीआर के कुछ जिलों में और इसी तरह से हरियाणा सरकार की तरफ से भी 4 जिलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। क्या इन नियमों में ढील देने की उस वक्त जरूरत थी जब ये ढील दी गई? इसको ढील को नहीं दिया जाना जरूरी था, या अब कड़ाई करने की बात सामने आ रही है वो ठीक है? आपको क्या लगता है? शमशेर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया दर्शकों से बात करने का, आपसे मिलने का। दूसरा, आपको मैं कम्प्लीमेंट करता हूं कि आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी और आप सदा ही हमेशा जब भी किसी बीमारी की आहट आनी शुरू होती है, थोड़ा सा आना शुरू होता है, तभी आप ले लेते हैं। जी शुक्रिया। दूसरे चैनल क्या करते हैं, जब पीक पे चली जाती है तब तो सरकार भी कदम उठाती है, सभी करते हैं जी। लेकिन शुरू में लोगों को आगाह करना ज्यादा जरूरी होता है। जी। पहले तो मैं शुरू में ये बात बता दूं कि इस प्रोग्राम का मतलब लोगों में खौफ पैदा करना नहीं है, डर पैदा करना नहीं है। और डर और खौफ से कुछ नहीं होता, सिर्फ सावधानी से होता है।
दूसरी बात, सरकार जो है ना, विड्रा करने के नोटिस निकालने में बहुत जल्दी करती है। जैसे रेड अलर्ट जारी करते होते हैं ना, तो रेड अलर्ट वापस कभी नहीं लेते। पुलिस कभी रेड अलर्ट जारी करती है तो आपने ये नहीं देखा हो रेड अलर्ट वापस ले लिया, अखबारों में हेडलाइन आ रही हो, कुछ आ रहा हो। तो लोग तो वैसे भी मास्क नहीं पहन रहे थे। एक आदेश निकालने से कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं हो गया, लोग बेपरवाह बहुत ज्यादा हो गए हैं। बेपरवाह तो पहले ही थे लोग, पहले भी नहीं पहन रहे थे, लेकिन आपके आदेश निकालने से मुझे लगता नहीं कोई फायदा हुआ है। तो आदेश निकालने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी आदेश निकाल रहे हो, उसका कोई मुझे लगता नहीं कोई फायदा हुआ है। वैसे भी आदेश जैसे ही आपने कह दिया था कि आप कोई जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, इतना ही कह दो बहुत है कि लाजमी नहीं है, लेकिन अच्छा है आप फिर भी प्रिकॉशन लें। तो जैसे आमतौर पे कहते हैं, कोई हमारे पास, मेरे पास चंडीगढ़ में पंचकुला में कोई मिलने आता है, सहारनपुर से आ जाता है या कैथल से, जींद से आ जाता है, तो जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं वो कहता है जी सीट बेल्ट उतार दो, अब यहाँ जरूरी नहीं है, अब हरियाणा शुरू हो गया। मतलब एक सोच है लोगों की। तो वही बात है कि मास्क तो पहले भी, सीट बेल्ट तो वैसे भी नहीं लगाते लोग, आप ये कह दो यहाँ जरूरी नहीं तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो एक तरह से आपने लोगों को लाइसेंस दे दिया कि अब आप बिल्कुल मास्क ना लगाओ। पहले जो कोई एक दो दुक्का चुक्का 2-4 आदमी लगा भी रहे थे वो भी ना लगाए। तो ये मतलब है। इसलिए मेरे विचार से कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि मास्क लगाने बंद कर दो, इसकी कोई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। कोई प्रिकॉशन ले लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी इतना बहुत बढ़िया पर्यावरण नहीं है कि आप ये कह सको कि मास्क लगाने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रिकॉशन है, आप अगर कर रहे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं था। जी जी डॉक्टर साहब, आऊँगा आपके पास। डॉक्टर शरद लखोटिया भी मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। आपसे सवाल करूँ उससे पहले सर, एक दर्शक हमारे साथ हैं, मास्टर आर के कालिया अम्बाला से। उनका सवाल क्या है जान लेते हैं। मास्टर जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई शमशेर जी, ये पहले भी बात हो चुकी है और माननीय डॉक्टर साहब यहाँ थे पैनल पर, सतवीर जी। जी मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए हम तो खुद अवेयर हैं, हम तो अवेयर हैं, हम सचेत हैं इसके बारे में। जो सचेत नहीं है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। हम तो अब भी सचेत है, मैं भी मास्क लगाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सी कहावतें हैं मेरे पास, औरों को नसीहत खुद मियाँ वसीयत। जो सियासतदान है, जो बड़े बड़े लोग हैं, बताओ ये कहाँ पालन करते हैं, बताओ कहाँ पालना होती है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी कोई बयान दे देगा मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, कभी कोई बयान दे देगा आप कहीं भी जाइए कुछ भी खाइए, डिस्टेंस रखिए ना रखिए, ये अफवाह है, ये इंटरनेशनल साजिश है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। एक बात और कहना चाहूंगा, सेहत हमारी ठीक रहे भी तो किस तरह। देखिए मैं सारी बात सरकार पे छोड़ देता हूँ। हम खुद सीनियर सिटीजन, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर, हम बहुत अमल करते हैं, डरने वाले आदमी है, खुदा से डरते हैं हम बहुत अमल करते हैं। बहुत, मेरे पास अभी सैनिटाइजर है, वुड यू बिलीव, मैं सैनिटाइजर रखता हूँ, मास्क लगा के रखता हूँ। सेहत हमारी ठीक रहे भी तो किस तरह, सेहत हमारी ठीक रहे भी तो किस तरह। हकीम जी घर में आते हैं बीमारियों के साथ, वो या कुछ ना खेत में और वो फसल ढूंढते हैं। कैसा मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ, कैसा मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ। इन सियासतदानों को समझाइए आप, और देश को बचाना है मेरे अजीज भाई, अदरवाइज देश तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। ये चमन वालों तर्ज अमल अगर अपना ना बदलोगे, चमन वालों तर्ज अमल अगर अपना ना बदलोगे, चमन बदनाम भी होगा, चमन विधान भी होगा। ये मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मास्टर जी, आर के जी। आप अपने शेर व शायरी के माध्यम से लोगों को और सियासतदानों को भी एक नसीहत देने की कोशिश की है, लेकिन नसीहतों का पालन सियासतदान कितना करते हैं बड़ी बात है। मैं शरद लखोटिया जी ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो परिस्थितियाँ हम देख पा रहे हैं, धीरे धीरे संक्रमण दर बढ़ रही है। पिछले एक वीक की बात करें तो इसमें 35% का इजाफा हुआ है। दिल्ली इसमें सबसे आगे है और दिल्ली एनसीआर से सटे जो हमारे हरियाणा के यूपी के ज़िले हैं वहाँ पर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मास्क को अनिवार्यता की सीमा से हटा लिया गया था। और डॉक्टर साहब पहले बात कर रहे सतवीर जी की ये नियम जो जिस तरह से लागू किया गया है इसको कहना ना कहना बराबर की बात है, लेकिन आपसे समझना चाहूँ क्या फिर से थोड़ी सख्ती करने की ज़रूरत आन पड़ी है? देखिए ऐसा है कि कोरोना के केसेस अचानक दिल्ली में बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी सब जगह, गुड़गांव की साइड, नोएडा की साइड भी बढ़ रहे हैं। इसका मेन रीजन है कि ये वेरिएंट्स
अभी एक्सी वेरिएंट्स भी आ रहा है, ये कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है। जी। तो कोरोना के बारे में कोई भी बात बोलना कि ये वेव, थर्ड वेव खत्म हो गई अब नहीं आएगी, ये कहना बड़ा गलत है। यानी आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये थर्ड वेव के बाद ये फोर्थ वेव अब आई है तो इसको कैसे टैकल करना है, और टैकल करने के वही उपाय हैं जो इतने समय से चल रहे हैं। यानी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हैंड को सैनिटाइज करके रखना है, आपको कैसे कमरे में ज्यादा देर तक एक आदमी बंद कमरों में न रह के थोड़ी खुली जगह में रहें, एयर कंडीशन जगहों में जहां एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग, तो वहां आपको सतर्कता बरतनी है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। जी। तो जो हम लोग अभी काम कर रहे थे, जो हम सोशल के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के बारे में इतना एक्सप्लेन कर रहे थे, अब वापस से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये संख्या अब बढ़ने की बढ़ भी सकती है बहुत तेज। कारण ये है कि जो नया वेरिएंट आ रहा है वो तो ओमिक्रॉन से भी बोलते हैं कि 10 से 12 गुना ज्यादा तेज फैलता है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जानकारी है कोविड से बिल्कुल नए तरीके की है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, हर एक वेव अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने केसेस अभी आ रहे हैं, ये ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, और डेथ रेट भी नहीं है इनमें। जी। तो आपको अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, डरना घबराना नहीं है, मास्क हर समय पहनना है। आपको मास्क की छुट्टी दी गई थी, जी। अब वापस आपके ऊपर कानून आ गया कि नहीं मास्क पहनना जरूरी है। सोशल जी। सोसाइटी में जाते में, मार्केट में जाते समय में, कहीं भी आप घूमते फिरते हैं तो मास्क पहनिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए। जी। घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, बिल्कुल। ये भी वेव कंट्रोल हो जाएगी। घबराना नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ एहतियात तो बरतनी पड़ेंगे, फिर से उनका हमें पालन करना चाहिए। मैं डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपसे पूछूंगा कि हमने जो कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां की हुई हैं वो आपको कितनी पुख्ता नज़र आती हैं? हालांकि 185 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है, पर क्या वैक्सीनेशन की जो दर है हिंदुस्तान में, जितने लोगों को लगा दी गई है, फिर उसके बाद अब और बूस्टर डोज की बात हम कर लेते हैं, बाकी समय समय पर इसको और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी होगी, आने वाले दिनों में इसमें भी और ज़्यादा हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके लिए हमारी तैयारी कैसी आप देखते हैं? धन्यवाद शमशेद जी। पहली बात तो यह है कि जवाब देने के लिए कोई सरकार का या बीजेपी का नुमाइंदा नहीं बैठा है, इसलिए कोई टोका टोकी तो बीच में नहीं होगी। लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि 2 साल सरकार को मिले थे तैयारी करने के लिए, अस्पतालों में सुधार करने के लिए। लेकिन विडंबना है कि पिछले 2 जो बजट आए हैं हेल्थ के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, उसमें हेल्थ के बजट में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। कहने को तो उन्होंने वृद्धि की है 37%, 2,37,000 करोड़ का हेल्थ बजट था निर्मला सीतारमण जी द्वारा, और उसमें वृद्धि 30-35% वो दिखा रहे थे। लेकिन वो 30-35% वृद्धि इसलिए नहीं है कि उसी बजट में से स्वच्छ भारत अभियान भी उसी में निकाल रखा है, वैक्सीनेशन सारा उसी में से निकाल रखा है, उसमें से और कई मुद्दे निकाल रखे हैं, और उसी का परिणाम है कि जो 22 एम्स सरकार ने एडवर्टाइज किए थे, 22 एम्स खोलेंगे, उनमें मुश्किल से अभी तक 6 खुल पाए हैं। हरियाणा में भी एक रेवाड़ी के पास एम्स खुलने की 7-8 साल पहले जोर शोर से बात मनेठी में, जी, लेकिन विडंबना है, हाँ मनेठी में, लेकिन विडंबना है कि अभी तक उसकी जगह ही फाइनल नहीं हुई है। एक बार जगह फाइनल की थी, वो फिर बदल दी, अब फिर पता नहीं क्या हो रहा है, स्टे लग रहे हैं, क्या कर रहा है, मतलब ऐसे चलता है। तो इस प्रकार से सारे कामों पे, एक टेम्परेरी 2 अस्पताल खोले थे, जिंदल साहब का एक हिसार में खोला था, एक पानीपत में खोला था, दोनों बंद कर दिए गए हैं। उनका स्टाफ रोज शोर मचा रहा है, हमें सैलरी नहीं मिली, और उनमें कोई मरीज दाखिल हुआ नहीं दाखिल हुआ, राम जाने। और बंद करने की क्या जल्दी थी, अस्पतालों में तो वैसे भी बेड कम है, अगर अतिरिक्त बेड कहीं लगे रहते, उन्हीं बेड पे दूसरे मरीज भी 5-7 महीने और देखे जाते रहते तो कोई नुकसान नहीं था। इसी प्रकार सरकार ने, मुझे आज ही पता लगा है दिन में, कि 700 नए डॉक्टर भर्ती किए हैं जी। तो 8 साल में तो 700 भर्ती का रिजल्ट निकला है, अभी उनको पोस्टिंग देनी है, हो सकता है इसमें 6 महीने और निकाल दे। 8 साल में अगर 3,000 सारी पोस्टें हैं डॉक्टर्स की, उनमें से 1,000-1,100 पोस्टें खाली हैं, हेल्थ मिनिस्टर खुद कहते हैं। तो इतनी पोस्टें डॉक्टर्स की खाली हैं, जबकि
दूसरी तरफ डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, जी। सिर्फ उनको सुविधाओं की कमी है, इसलिए वो हरियाणा में ज्वाइन नहीं करते, कहीं और ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अलग बात है। ये भी 700 जो मुझे आज ही पता लगा है कि कोई अनाउंस हुई है लिस्ट, उसमें कितने ज्वाइन करेंगे, कब ज्वाइन करेंगे, कब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, वो भी डिपेंड करता है। यही हाल पैरामेडिकल का, नर्सिस है, फार्मासिस्ट है, एएनएम है, सबकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टरों की पोस्ट ही कम सैंक्शन है। एक्चुअली जैसे पंजाब से भी बहुत कम है पोस्टें, जितनी पोस्ट सैंक्शन होनी चाहिए, पहली बात तो वही कम है। लेकिन सैंक्शन जो लगभग 2,500-3 हजार डॉक्टरों की पोस्ट सैंक्शनड हैं, वो भी फिल्ड नहीं है। उसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा माल डिस्ट्रीब्यूशन है। माल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि गाँव में तो डॉक्टर लगाए नहीं जाते, शहरों में पंचकुला और गुड़गांव के अस्पतालों में तो डॉक्टरों की भरमार है। अगर 70 डॉक्टरों की पोस्ट है तो 90 डॉक्टर लगे हुए होंगे। और पीएचसी सीएचसी में, अगर सीएचसी में 5 डॉक्टरों की पोस्ट है तो 1 या 2 डॉक्टर होगा, और वो भी सुविधा इतनी खराब होंगी कि डॉक्टर मुश्किल से 10 बजे आएगा, घंटा से घंटा 2 लगा के चला जाएगा। उससे पूछेंगे यहाँ क्यों नहीं टिकते, वो कहेगा यहाँ चौकीदार नहीं है, यहाँ सुविधा नहीं है। और कई सारे ऐसे पीएचसी सीएचसी हैं जिनमें टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है, लेडी डॉक्टर को वहाँ टॉयलेट तक नहीं मिलता जी। तो इस प्रकार की सुविधाएं हैं, तो डॉक्टर भी आने से हिचकिचाते हैं। चलो वो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि पॉइंट उठाया कि सरकार ने कितनी तैयारी की है। हाँ, सरकार ने तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरी से काम करने की जरूरत डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपको प्रतीत होती है? इस पर काम करने की जरूरत है, डॉक्टर की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए। रणवीर एक दर्शक मेरे साथ रोहतक से नियमित दर्शक हैं, हमारे साथ लगातार मसलों पर बात रखते हैं। अपने रणवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ डॉक्टर सतवीर साहब को भी नमस्कार जी। हमारे शेर बड़े भाई हैं जी, और बेबाक बोलने वाले इंसान हैं, जिंदा दिल आदमी है। मैं इनकी बड़ी तारीफ करता हूँ जी। डॉक्टर साहब, शमशेर जी सबको पता है कि हमारे देश की हालत क्या है और हरियाणा की हालत क्या है। आज बेरोजगारी में भी हम हरियाणा सबसे पीछे है, और हेल्थ में तो गांव में तो पैरासीटामोल की गोली भी नहीं मिल रही है। और पीजीआई में जाए, हमारे डॉक्टर शरद लखोटिया साहब बैठे हैं, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। पूछो वहां पर जाकर पेशेंट करेगा तो करेगा क्या जी। सुबह जाकर बैठेगा एक आदमी उसके लिए कार्ड बनवाने के लिए, फिर कार्ड बनने के बाद फिर ओपीडी में डॉक्टर के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है। फिर टेस्टों की भरमार है। कोई मतलब ये नहीं कि भाई इकट्ठी सुविधा हो। डिसिप्लिन से हमारे हरियाणा में कहीं काम नहीं किया जा रहा जी। सिर्फ बजट में दिखा दिया जाता है इतना पैसा, लेकिन वो लास्ट में जमा ही कर दिया जाता और दिया नहीं जाता। बजट पेश करते जब कहते हमने 36,000 करोड़ का बजट कर दिया। अरे हरियाणा को तो 2,00,000 करोड़ का कर्जा दे दिया, लेकिन न रोड है, न पानी है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है जी। और किसी को शक है तो मैं बैठा हूँ, मेरे आपका फोन नंबर है, मेरे को अरेस्ट करा दो अगर मैं झूठ बोलता हूँ। तो आओ मेरे गाँव में विकास दिखाता हूँ मैं नेताओं को जी। जो कि आज 7 साल तक पीने का पानी नहीं है, 1 हफ्ते में पानी मिलता है। डॉक्टर साहब से पूछो आदमी कैसे जिएगा। और ये बहुत हमारे खट्टर साहब कहते हैं हर घर जल हर घर नल। नल जरूर है लेकिन जल नहीं है। ठीक है, शुक्रिया रणवीर जी, बात रखी आपने। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, आपसे पूछेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, कहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार करने की ज़रूरत नज़र आती है? क्योंकि जब तक हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, तब हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाएंगे। मुफ्त की, चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, फ्री इलाज, फ्री दवाएं, लेकिन वो तभी किसी व्यक्ति को मिल पाती हैं जब वो उपलब्ध होती हैं। डॉक्टर्स की तादाद को लेकर, और कोरोना संकट काल से जूझते हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, पूरे हिंदुस्तान की बात भी मैं कर लूँ तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जो काम किया जाना चाहिए था, वो कितना आपकी नज़र में हुआ है और कहाँ पर आपको कमी दिखती है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम क्रमशः बेटरमेंट तो हो रहा है, ये मानिए, लेकिन वो अभी भी पूर्ण नहीं है। कारण ये देखिए कि कोविड एक नई तरह की बीमारी आई और देश को झकझोर के रख दिया। और ये हमारा ही देश नहीं, पूरे विश्व में हर जगह व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था जहाँ सबसे चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था रहती है, उनके सिस्टम को भी पैरालाइज कर दिया। इस मामले में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे लिमिटेड बजट में, लिमिटेड रिसोर्सेस में हमारे देश के डॉक्टरों ने बहुत बेहतरीन काम किया और स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल के रखा, जिसमें बहुत सारे डॉक्टरों की हमें
उनको मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया और बहुत बढ़िया कंट्रोल किया। आप विश्व में यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करिए, जो बहुत अच्छे देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, जहां हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे अपना दृष्टिकोण संकीर्ण कर लेना है। हमको अपना हेल्थ बजट बढ़ाना पड़ेगा और विश्व में जिस तरह लोग 8% जीडीपी का रखते हैं, हमें भी क्रमशः अपना बजट बढ़ा के ये सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करनी होगी। ये डॉक्टरों का बहुत ज्यादा सेवा करके और पहुंचाई। देखिए आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम विश्व में, भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभूतपूर्व है। तो ये उपलब्धियां भी हुई हैं जिसको हमें स्वीकार भी करना होगा और उसका आनंद भी लेना है। लेकिन हमको ये भी समझना है कि स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत डेवलपमेंट होना बाकी। जी चलिए, डॉक्टर शरद से संपर्क हमारा टूट गया। डॉक्टर सतवीर जी हाँ, ठीक है। हमारा देश कमजोर है, लोगों में पैसे इतने नहीं। आज विदेशों में सैलरी 3 लाख 4 लाख की सैलरी वाले लोग हैं अधिकांश। यहाँ पे 10,000 से 15,000 वाली सैलरी भी है, 25 से 50,000 वाले भी हैं। अब उनको आप लाखों का ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे देश में समुचित व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पैसे के कारण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपलब्ध होनी चाहिए और पर्याप्त भी होनी चाहिए। तो इस मामले में मैं जरूर कहूंगा कि देश प्रगति कर रहा है और भी बाकी है चीजें, मिलके हमें काम करना है। खाली हमें नकारात्मक अप्रोच नहीं रखना है। बहुत बड़ी बात है कि कोरोना को हमने बहुत बढ़िया से इस बार टैकल किया है, आगे भी करेंगे। फोर्थ वेव सामने आ रही है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन साथ में देश की और सभी राज्यों की मैं ये तारीफ भी करूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कि इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन आगे आपको बहुत काम करना बाकी है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, काम बहुत है, आगे करना है। बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन जो हुआ है उसमें सुधार की गुंजाइश नजर आती है। कितना बेहतर किया जाए, लेकिन उसको और बेहतर भी किया जा सकता है। छोटा सा कमेंट आपका डॉक्टर सतवीर जी जानना चाहूंगा। अब देखिए, एक मन में लोगों के हो गया है कि फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, चौथी को लेकर भी लोग कह रहे हैं। तो क्या ये हमें मान लेना चाहिए कि ये इस तरह की चीज हो गई है कि अब इसको हमें साथ लेकर चलना है, या ये हमें साथ लेकर चलेगा, लेकिन हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति से लोगों को अपने आप को इसका सामना करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लेना चाहिए। साथ ही रहना पड़ेगा, ये बात ठीक है, लोग ये बात समझ चुके हैं। तो कोरोना के साथ ही उचित सावधानियां इस्तेमाल करके हमें कोरोना के साथ रहना है। कोरोना से कैसे रहना सब सीख चुके हैं। 2 गज की दूरी सबको याद है, मास्क सबको याद है, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोने सबको याद है, लेकिन फॉलो लोग नहीं कर रहे। अगर यही जस्टिफिकेशन दी जाए कि मास्क बंद कर दिए क्योंकि केस हरियाणा में 100 से कम है, तो जब लॉकडाउन भारत में लगा था, सारे भारत में 100 केस भी नहीं थे, पूरे भारत में। अब तो पूरे भारत में 8, 9, 10 हजार केस हैं, तो भी आपने मास्क खत्म कर दिया है। तो अगर उसी लॉजिक से जाया जाए तो फर्स्ट लॉकडाउन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। जब सेकंड लॉकडाउन लगा तब भी केस हजारों में थे, 15-20 हजार केस ही हुए थे पूरे भारत में। और अब 15-20 हजार को हम कितना लाइटली ले रहे हैं, और 100-150 केस हरियाणा में रोज होते हैं, उसको बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं। तो उस मापदंड से भी जाया जाए तो मास्क को वापस करने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा जो है, जो अवसर मिला था हमें, वो मैं ये कहूंगा कि हमने खो दिया है। दूसरी वेव इतनी सीवियर थी, लोगों में इतनी डेथ हुई, ऑक्सीजन की कमी थी, कम रिसोर्सेज बिल्कुल हाईलाइट अच्छी तरह हुए थे। तो हमें सरकारों को चाहिए था कि अस्पतालों में बहुत ज्यादा सुधार करती, गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पाता। दूसरा, जैसे वालिया साहब के वालिया जी ने, रणधीर सिंह जी ने जैसे हाईलाइट किया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुविधाओं में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुधार तभी होगा जब सरकार मानेगी। सरकार क्या करती है, हमने सभी को वैक्सीन लगा दिए। इजराइल ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने वैक्सीन, जबकि हमारे तो जनवरी फरवरी में वैक्सीन शुरू हो गए थे, उन्होंने वैक्सीन लगने के 3 महीने बाद 100% वैक्सीनेशन कर दिया था पूरा। इजराइल में कब का हो चुका है, कनाडा में हो चुका है। तो अगर वैक्सीनेशन का, अगर हम यही कहते रहेंगे 100% वैक्सीन हो गया है, सेकेंड डोज भी लग गई है, तो हमारे से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत पहले लगा चुके हैं। और हमारे पास एग्जाम्पल है, जापान है, कोरिया है, जहाँ
जिन्होंने लगभग कोरोना को फैलने नहीं दिया अपने देशों में। चाइना जहां से शुरू हुआ था वहां भी बहुत कम केस हुए हैं। तो प्रिकॉशन एकदम से बंद नहीं करने चाहिए, ये मेरी सोच है। और खौफ नहीं करना बिल्कुल भी। बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं कि हमें ये नहीं कहना कि हुआ आ गया, एहतियात बरतनी है, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से हम पहले जो हिदायतें जारी की गई, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, वैक्सीनेट खुद को करवाएं, तमाम चीज़ों को अगर उसी तरीके से समानांतर तरीके से हमारी ज़िंदगी के साथ हम लेकर चलेंगे तो फिर जो डर किसी चौथी लहर को लेकर हो सकता है वो डर नहीं होगा। लेकिन इस तरह से छूट दे देना, अचानक से मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम चीज़ों के नियमावली को हटा देना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। आप दोनों ने बहुत अहम सुझाव दिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जा सकता है ये भी आपने बताया। इसके लिए आप दोनों का, डॉक्टर सतवीर जी आपका भी, लाखोटिया साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पर महत्वपूर्ण यही हो चला है कि जो पहले नियमावली थी उस नियमावली को लागू किया जाना चाहिए, उसको लोग फॉलो करें, उसका पालन करें। नहीं तो फिर मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लगातार रफ्तार तेज हो रही है और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी उसके बाद फिर अचानक से हमें कोई कड़ाई या सख्ताई का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़रूरत आज इसी बात की है कि पहले जो नियमावली थी उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खुद को वैक्सीनेट करवाएं, तो फिर इससे डरने की, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।